मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे भाई। आज 20 फरवरी कैसे है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत फाइल आ गई। एक मिनट बच्चों, एक मिनट पीपीटी दूसरी कर रहा हूँ। फाइल ही गलत मेल हो गई थी। ये शुरू का पार्ट काफी ट्रिम करना होगा आपको, फिर से शुरू करता हूँ। ओके, फाइल डाउनलोड हो गई होगी ना? तुम ना मेरे को कॉल कर लेना बस, अगर मैं बाय द वे मिस कर जाऊँ। ओके, शुक्रिया भाई। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशीष गौतम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज का सेशन काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट होंगे, उनके लिए आज से शुरुआत होगी। ओके, जो भी आज से शुरुआत कर रहे हैं उनको एटलीस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी कंप्लीट करना पड़ेगा, फरवरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा बड़ा टास्क होगा, जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है। मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या प्लानिंग है वो अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे बच्चों। आज का मोटिवेशनल कोट है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। देखो, सिंपल सी बात है, बातों से तो काम होता नहीं है। अगर बातों से काम होता तो फिर तो मेरे भाई हम लोग आपस में बैठ के बातें ही कर रहे होते, सुबह से हम बात करते और उससे बहुत सारा आउटपुट निकल के आता। बातों से काम कभी जिंदगी में नहीं होता, आपको काम करना होता है। हम सोचकर रह जाते हैं या फिर बातों में रह जाते हैं, या कहीं ना कहीं सिर्फ बातें मेरे दोस्त इस तरीके से रह जाती कि हमें ये करना चाहिए, इसका ये बेहतरीन परिणाम हो सकता है, बट वो हकीकत बनने में काफ़ी देर लगती है। इसको जो सिंपल भाषा में बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जो सोचते हो उसको एग्जीक्यूट करो, परिणाम अपने आप आएगा। बेहतर आएगा, बेहतर नहीं आएगा वो अलग बात है, परिणाम जरूर आएगा। और जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कहाँ गलतियां हो रही हैं, जहां पता चलेगा गलतियां हो रही है वहां पर फिर सुधार करना है। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लेना, राधे राधे, जय श्री राधे करना है मेरे भाई। आपके लिए कुछ एक सवाल, बेहतरीन सवाल, जरा देखिए, मजा आने वाला है। ठीक है, पहला सवाल है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे भाई? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से इसका आंसर करिए मेरे भाई। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? ओके, तो बच्चे जा रहे हैं बी के साथ, 1, 2 और 4। वी अनंत नागेश्वरन हैज बीन ग्रांटेड 2 ईयर एक्सटेंशन मार्च 2027 तक, ये अपना करेक्ट है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को बनाने के लिए मेरे भाई, प्रिपेयर करने के लिए, बिफोर यूनियन बजट प्रेजेंटेड, यूनियन बजट प्रेजेंट होने से पहले। मनमोहन सिंह जी इकलौते फॉर्मर सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, हु लेटर बिकम द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इकलौते सीईए हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं।
ठीक है, मनमोहन सिंह द ओनली फॉर्मर सी जो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर यहां पर बोले तो 4 सीई हैं जो बाद में गवर्नर बने। इसमें एक नाम है आईजी पटेल, एक नाम है विमल जलन, एक नाम है रघुराम राजन और एक नाम है मनमोहन सिंह जी। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो सीए होल्ड द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। ओके, 1, 2 एंड 4। आई होप गाइज ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कल हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ी थी एंड दैट वाज रिलेटेड टू एलआईसी मेरे भाई। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में जरा देखते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट रिलेटेड रहा था, मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया है और क्वेश्चन को स्मार्ट बनाने की कोशिश की है मेरे भाई। तो यहां पर जा रहे हैं बच्चे सर, यस ऑब्वियसली एनकेएम। ठीक है, एफएसआईबी ने रिकमेंडेशन दिया है दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक का, इनको एलआईसी का एमडी बनाया गया है। ओके, एलआईसी कहीं ना कहीं, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सो आंसर इज नो। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत काम नहीं करता मेरे दोस्त, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो यहां पर कॉर्पोरेट अफेयर की जगह हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, एलआईसी वॉज फाउंडेड, ये 1 सितंबर 1956 को फाउंड हुआ था, ये करेक्ट है। सिद्धार्थ मोहंती करंट चेयरपर्सन है, तो ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, पहला, दूसरा, चौथा, यानी डी आंसर अपना राइट आंसर बनेगा। ओके, डी आंसर अपना राइट आंसर बनेगा मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट डी, तो इसमें 1, 3, 4 कैसे, 1, 3 और 4, डी कैसे चला गया? 1, 2 और 4, नहीं नहीं नहीं, डी नहीं, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, सॉरी, ए 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है मेरे भाई और 4 करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो 1, 3, 4 में गलती पड़ गया, डी मेरे भाई, ए करेक्ट है। ओके, एक। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा। ईपीएल जो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है मेरे भाई फॉर पायलट, वो अभी लॉन्च किया गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? फटाफट आंसर करिए। जो भी बच्चे मेंस जिनको अपना शुरू करना है, वॉरियर प्रो बैच 2025 में मेरे भाई आपको मेंस स्पेशल बैच मिलेगा। उसमें आपको करंट अफेयर्स मंथली अभी मिल ही रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का बैच अभी चल ही रहा है मेरे भाई। उसमें मेंस स्पेशल बैच आपका मार्च में शुरू हो रहा है। ओके, और इसमें आपको मेरे दोस्त इसके जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके हर महीने के आपको 200 करंट अफेयर टेस्ट भी मिल रहे हैं। ओके, प्लस इसमें मेरे दोस्त आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू बैच भी मिल रहा है। आज इस पे ऑफर भी है, 1420 का आपको मिलेगा। ये Y168 कोड लगा लेना, 24 महीने वैलिडिटी मिल रही है, इसमें डबल वैलिडिटी मिल रही है। आज कोड याद रखिएगा Y168। ओके, ये लगा लेना। आज बैंक महापैक के ऊपर भी डबल वैलिडिटी है, इसके ऊपर भी डबल वैलिडिटी मेरे दोस्त। यहां पर राइट आंसर क्या? इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना जिसने इंप्लीमेंट किया डिजिटल पायलट लाइसेंस, ये करेक्ट है अपना। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा है ईपीएल विल बी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट बाय द ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी अपना करेक्ट है मेरे भाई। इनिशिएटिव फॉलो आईसीएओ जो नहीं है उसका जो अमेंडमेंट था 178, ओके, टू अनेक्स 1 पर्सनल लाइसेंसिंग, इस इनिशिएटिव मतलब ये इनिशिएटिव इसके बाद आया है। ठीक है, ये इसके बाद आईसीएओ के इस अमेंडमेंट के बाद। अब ये जो आईसीओ है इसका हेडक्वार्टर कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल में था ना, कनाडा मॉन्ट्रियल क्यूबेक में, यहां लिखा है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा, 1, 2, 3 का मतलब राइट आंसर भी बनेगा मेरे भाई। ओके, राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम। जो बच्चे आज मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं उनको एक चीज और बता दे रहा हूं, एक बार टेस्ट गुरु जाके सर्च करना हमारे एप्लीकेशन पे, टेस्ट गुरु। ओके, टेस्ट गुरु, ये स्पेशली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए। ऑलरेडी मेरे दोस्त चल रही है ये, इसमें एसबीआई क्लर्क के 5, एसबीआई पीओ के लाइव हो चुके हैं। 15 टेस्ट दे रहे हैं इसमें, 15 एसबीआई क्लर्क के, 15 एसबीआई पीओ के मेरे भाई। यहाँ पर 15 आपको आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के, ठीक है, 20 आपको स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट मिल रही है। ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, तो जाकर इसको एक बार गो थ्रू करिए। ओके, यहां राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, एक क्यों इकलौता सही है क्योंकि 23 सितंबर को 2018 को इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची से। ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है 10 लाख रुपए की नहीं, ये 5 लाख रुपए की हेल्थ कवरेज देता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या सिर्फ रूरल एरियाज के लिए? ऐसा तो नहीं है मेरे भाई, ये अर्बन एरियाज के लिए भी है। अब देखो यहां पर आंसर डिफरेंट आ रहा है, कोई डी के साथ जा रहा है, कोई ए के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ जा रहा है। ठीक है, यहां पर डिफरेंट आ रहा है। ये जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2019 के अनुसार। नो, आपके लिए ये एक होमवर्क रहेगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन सी है? क्या 16 है, क्या 17 है, क्या 18 है,
मेरे भाई कौन सी जिसके आधार पर इसको लॉन्च किया गया, वैसे ये भी इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई। ओके नेक्स्ट, IRDAI के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्त? नाइस, 2017, यस, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। बहुत बढ़िया। सी के साथ जा रहे हैं। ओके, सी के साथ, मतलब आप कह रहे हो 1 3 4 करेक्ट है अपना, 1 3 4 करेक्ट है और सेकंड वाला मेरे दोस्त इनकरेक्ट है। क्यों भाई? इरेडाई जो है इसने फाइन लगाया यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का। ओके, डिलेड प्रीमियम रेमिटेंस, ये करेक्ट है। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर IRDAI एक्ट 1999, ये भी करेक्ट है। ओके, इट्स हेडक्वार्टर मूव दिल्ली टू हैदराबाद इन 2001, ये भी करेक्ट है। 1 अप्रैल 2024 से मेरे दोस्त IRDAI रिमूव द 65 ईयर एज लिमिट फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो लिमिट है मेरे भाई यहां पर, वो भी हटा दिया है। तो सारे सही है यहां पर, तो जबरदस्ती का इनकरेक्ट कर रहे हो, जबरदस्ती का इनकरेक्ट कर रहे हो। ऑल आर करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला सवाल देखिएगा फटाफट से। विच इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर रिसेंटली वॉन द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेरे भाई किसने जीती, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, पंकज अडवाणी ने। ओके, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट, इंडियन बॉलर कौन सा है जो फास्टेस्ट है जिसने 200 ओडीआई विकेट लिया? अजीत अगरकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अजीत अगरकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया मेरे भाई, फास्टेस्ट टू रीच 200 ओडीआई विकेट, ये अपने मोहम्मद सामी है। अगला सवाल, माउंट डोकोनो अभी इरप्ट हुआ था, ये कहां पर लोकेटेड है? माउंट डोकोनो ये कहां पर है लोकेटेड मेरे दोस्त? राइट आंसर बनेगा मेरे भाई हल माहेरा आइलैंड इंडोनेशिया। ओके, हल माहेरा आइलैंड इंडोनेशिया। अगला देखिएगा मेरे दोस्तों, विच टू नेशन रिसेंटली फॉर्मलाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? मतलब किन दो देशों ने अभी समझौता किया है किस क्षेत्र में? लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के एक्सप्लोरेशन, मतलब लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए किन दो देशों ने? तो भारत और अर्जेंटीना। भारत तो है ही, भारत ने अर्जेंटीना के साथ ये समझौता किया है। वो कंपनी कौन सी जिसने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ समझौता किया है? किस चीज के लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ ग्रीनर स्मार्टर एनर्जी इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, उसके लिए यहां पर AWS का किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये रहा था टाटा पावर के साथ मेरे भाई। ओके, अगला देखिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन ने साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज, मतलब किस संस्था ने अभी 1220 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, जिसके तहत वो 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो रेडियोज है वो सप्लाई करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड को। ये समझौता किसके साथ हुआ था मेरे भाई? ये समझौता आज सुबह इसलिए क्लास नहीं हुई थी भाई, मुझको एक टास्क था मेरे दोस्त जो मुझे आप लोगों के लिए कंप्लीट करना था, आपसे मिलना था, तो मैं नोएडा गया था गुड़गांव से,
और गुड़गांव से नोएडा जाने का मतलब था कि मुझे एनी हाउ सुबह 5 बजे निकलना था मेरे भाई। तो हम जल्दी निकले थे, 5 बजे नहीं, 5 बजे तो उठ गए थे, ऑफिस आ गया था मैं, फिर उसके बाद निकले थे मेरे भाई। और फिर वहाँ पहुँचे थे, बच्चों से मुलाकात की थी, बात किए थे, उसके बाद 10 बजे आए थे। तो इसलिए आज सेशन सुबह नहीं हो पाया था। सुबह करंट अफेयर्स पीपीटी वगैरह तो सब मैंने रेडी रात को ही कर ली थी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने 500 करोड़ रुपए का एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड लॉन्च किया इंडियन स्पेस जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। यह है इन स्पेस मेरे भाई, ओके, इन स्पेस। नेक्स्ट आखिरी सवाल, फिर आज की न्यूज पे आएंगे। वो डेट कौन सी है जिस दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन हम लोग मनाते हैं मेरे भाई? ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपका ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन में तो फरवरी एक ही, 21 फरवरी। अब आते मुद्दे की बात पर। न्यूज काफी बेहतरीन है। शुरुआत में 2 अपॉइंटमेंट है, एक पैनल रिलेटेड है और एक डायरेक्ट है। कोटक महिंद्रा जो प्राइम है, इसने अभी शाहरुख तोड़ीवाला को अपना नया एमडी एंड सीईओ बनाया है। तो कोटक महिंद्रा प्राइम ये कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी है और इसने भी शाहरुख तोड़ीवाला को अपना एमडी एंड सीईओ बनाया। इन्होंने तोड़ीवाला ने व्योमेश कपासी को रिप्लेस किया। नाम बड़े बढ़िया बढ़िया है, तोड़ीवाला और कपासी। तोड़ीवाला ने कपासी को रिप्लेस किया है। कोटक महिंद्रा प्राइम के ये अभी एमडी एंड सीईओ बन गए। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है कि आपको पता है कि जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि जो एफडीआई की लिमिट है 74% उसको 100% किया जाएगा। अब उन्हीं अमेंडमेंट को रिव्यू करने के लिए कि जो जो बदलाव होने उसके लिए एक पैनल बना दिया है और उस पैनल के जो अध्यक्ष है वो एक्स एसबीआई चेयरमैन है दिनेश खरा साहब, ओके। तो एक्स एसबीआई चेयरमैन खरा टू हेड पैनल टू इंप्लीमेंट द अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर का पैनल सेटअप किया है। एग्जाम में एक बार ना पैनल के नंबर पूछ लिए थे, मेरे लिए बड़ा ऑड था ये वाला पूछना कि नंबर्स पूछ लिए थे, हेड ना पूछते हुए नंबर्स। 7 मेंबर का ये एक कमिटी रहा था जिसको हेड किया फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा साहब ने। किस चीज के लिए? कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में मेरे दोस्त, उन सभी को देखने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए, ओके, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको लेकर जो सजेशन है वो देने के लिए। आप इतना छोड़ो, सिर्फ इतना, इंश्योरेंस एक्ट 1938 इसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है कि ये बदलाव हम करेंगे। उन बदलावों के बारे में यहां पर एक बार देखने के लिए भैया फाइनली एक बार देख लो, उसके लिए एक पैनल बना दिया गया है, ओके। डन, आगे बढ़ते हैं। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने प्रपोज किए थे कुछ अमेंडमेंट, जैसे कि एफडीआई की लिमिट को रेज करने की बात की थी इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक, जो अभी 74% है। ठीक है, पेड अप कैपिटल को रिडक्शन की बात की गई है, ओके, और जो कंपोजिट लाइसेंस है उसके प्रोविजन की बात की गई। ये कुछ एक अमेंडमेंट है जो प्रपोज है और उनको लेकर ही यहां पर ये पैनल रिव्यू करने जा रहा है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहां पर एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस स्कीम को लेकर आए थे दिसंबर 2018 में। देखो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को ना मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। पहले तो आपको ना इस योजना को समझना पड़ेगा कि ये योजना है क्या। ये जो स्कीम है पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना में आपको 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, यानी पर एनम मिलते हैं। 6,000 सालाना का मतलब हो गया 2,000 रुपीज यहां पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। ठीक है, 3 इक्वल, आपको 4-4 महीने पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी, टोटली आपके अकाउंट में 6,000 रुपए आएंगे। यहां पर किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है कि फार्मर आपका मार्जिनल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। पहले कंडीशन थी कि हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए ये स्कीम थी, बट इसको फिर मेरे दोस्त सबके लिए कर दिया गया है, ओके। अब इस स्कीम की बात करते हैं। तो इस स्कीम को जब अनाउंसमेंट किया था, तो जब 1 फरवरी 2019 को बजट प्रेजेंट किया था तभी अनाउंसमेंट किया था इस योजना का कि ऐसी एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए जाया करेंगे। जब 1 फरवरी 2019 को अनाउंसमेंट होगा तो यार स्कीम क्या इससे पहले लॉन्च की जाएगी कि इससे बाद में लॉन्च की जाएगी? पॉइंट समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये जो पीएम किसान योजना जिसमें 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं 2,000 रुपए के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फार्मर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम का जब अनाउंसमेंट बजट प्रेजेंटिंग के दौरान हुआ था, बजट जब प्रेजेंट किया गया 2019 में 1 फरवरी 2019 को, तब इस स्कीम के बारे में जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो इस स्कीम को बाद में लॉन्च किया जाएगा कि पहले? ऑब्वियसली बाद में लॉन्च किया जाएगा। यस, इस स्कीम को फरवरी में लॉन्च किया गया, फरवरी 2019 में, ओके। इसका मतलब यह था कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 6,000 रुपए सालाना जाएंगे, मतलब तो यही है। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? नेक्स्ट ईयर से सालाना जाएंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि 2019-20 के लिए इस स्कीम को लेकर आए थे भाई, 2019-20 के लिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम
3 इंस्टॉलमेंट तो यहां पर देंगे, लेकिन इस स्कीम को हम रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब 2018-19 है उसमें हम एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि स्कीम भले 1 फरवरी 2019 को अनाउंस हुई है, लेकिन हम अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू नहीं करेंगे कि हम मेरे दोस्त 1 अप्रैल से कह रहे हैं कि हम आपको इंस्टॉलमेंट देंगे इस तरीके से। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पिछले से ही मेरे भाई पिछले से ही एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये दिसंबर 2018 से इफेक्टिव हुई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दिसंबर 2018 से ये स्कीम लागू हुई थी और ये फरवरी में मेरे दोस्त लॉन्च हुई थी। अब मोदी जी इसकी 19th इंस्टॉलमेंट है उसको जारी करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 19वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम की लॉन्च करेंगे और उसमें 22,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली 9.8 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में जाने वाले हैं। आई होप गाइस क्लियर होगा। ठीक है, आगे इस स्कीम की बात करें 6,000 रुपए मिलते हैं 2,000 रुपए की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 3.46 करोड़ अभी तक टोटल अमाउंट यहां पर डिसबर्स हो चुका है इस योजना के तहत, और जैसी 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी की जाएगी तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 3.68 लाख करोड़ की। सरकार इतना पैसा किसानों के खाते में दे चुकी है। पीएम किसान स्कीम को फरवरी 2019 में लॉन्च किया था, लागू हुई थी दिसंबर 2018 से। ठीक है, डन, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, ASBA। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ASBA का मतलब जानते हैं? जो स्टॉक्स में डीलिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन उनके अलावा कितने हैं मेरे दोस्त जो ASBA का मतलब जानते हैं? फिर इसका मतलब और बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं पता? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ओके, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं मेरे दोस्त। कहां गया प्रेजेंटर? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, हाँ जी समझते हैं। जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में स्टॉक्स लेना चाहते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आप आईपीओ के लिए, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप यहां पर कह रहे हैं कि कंपनी, हम आपके यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, हमें ना आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, हम आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप जो व्यक्ति हैं आप क्या करेंगे? आप अपना पैसा इनको दे देंगे, यही तो करेंगे कि भाई हमें शेयर्स अलॉट कर देना, हम आपको पैसा दे दे रहे हैं। लेकिन सेबी एक बीच में सिस्टम लेकर आया, ASBA। ASBA में क्या होता है कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हो इसको बोल रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? एप्लीकेशन मनी। आपको एप्लीकेशन मनी कंपनी को नहीं देनी, आपने भले अप्लाई कर दिया है लेकिन आपका पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। आप क्या बोल रहे हो? आप अपने बैंक को ऑथोराइज कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि भाई तू एक काम कर, मेरे अकाउंट से फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए तू काट ले, ओके, और इसको तू कर दे ब्लॉक। बीच में यहां पर इन्होंने आशीष गौतम फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मैं डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं मेरे भाई। आईपीओ में जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं इनको एप्लीकेशन मनी दूंगा, पैसा दूंगा, तभी तो ये मुझे शेयर्स देंगे। आज तुम लोग मेरे दोस्त पैसा कहीं खर्च करते हो तभी तो कोई चीज तुम्हें मिलती है। तो यहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बदले में ये आपको स्टॉक्स देंगे, शेयर्स देंगे। लेकिन यहां पर होता क्या है कि ये पैसा इन कंपनी के पास ना जाते हुए सेबी एक सिस्टम लेकर आया, अस्बा, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है कि जो ये बैंक होता है, जो बैंक होता है, जैसे आशीष गौतम अपने बैंक को बोलेगा, एसबीआई को, पीएनबी को, एचडीएफसी को बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, मेरे अकाउंट में से 15,000 रुपए निकाल और इसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, 15,000 रुपए ब्लॉक कर दे। जब मुझे ये एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट होने का मतलब जब कंपनी मुझे कहने लगे कि भाई हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो इस पैसे को निकाल के इसको दे दियो और मेरे अकाउंट में, मेरे भाई डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए। ओके, अगर इन केस इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये पैसा इसका अनब्लॉक हो जाता है। अनब्लॉक होने का मतलब है ये पैसा फिर मेरे दोस्त इसके अकाउंट में अवेलेबल हो जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर बना रखा। पहले क्या होता था, कंपनी के पास पैसा जाता था, फिर रिफंड आने में बाकी लंबे लंबे समय लगता था, काफी देरी होती थी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट सेबी ले आई है और उस कॉन्सेप्ट में यही होता है कि आप अपने शेयर्स, किसी भी कंपनी के अगर आप शेयर्स आईपीओ में खरीद रहे हैं, तो उस एक एग्जांपल दे रहा हूं आईपीओ का मेरे भाई, तो उसमें क्या होता है कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आप खुद ब्लॉक करा देते, अपने बैंक को ऑथोराइज कर
देते हो। एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई, वो पैसा कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, अगर रिजेक्ट हो गई तो आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, आप उसे मेरे दोस्त यूज कर सकते हो। ओके डन। अब सेम यहां पर ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी ले आए हैं और इसको नाम दिया बीमा ASBA, कि अगर आप किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, ठीक है, खरीदने के लिए अप्लाई करते हो, आपने पैसा तो दे दिया, अब उन्होंने मेरे दोस्त हो सकता है किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, अब वो पैसा आपका आने में काफी समय लगता है, तो अब पैसा उनके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाएगा, इंश्योरर के पास नहीं जाएगा मेरे भाई, अब पैसा आप ही के पास रहेगा, बस आप अपने बैंक को ऑथोराइज कर दोगे कि उतना अमाउंट ब्लॉक कर दे। अगर आपकी पॉलिसी हो गई तो फिर वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, रिजेक्ट हो गई तो आपका अकाउंट अनब्लॉक कर देगा उस अमाउंट को, आपका बैंक। ओके क्लियर है गाइस, ये सही चीज है। तो न्यू यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम लॉन्च, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, किस चीज के लिए, प्रीमियम पेमेंट को आसान करने के लिए, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। इनिशिएटिव को नाम दिया बीमा असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, अकाउंट नहीं है, ब्लॉक्ड अमाउंट है। ओके ये 1 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और यहां पर ये पॉलिसी होल्डर को अलाउ करेगा टू ब्लॉक फंड इन देयर बैंक अकाउंट, कि आप अपने बैंक अकाउंट में फंड को ब्लॉक कर दें बाय यूपीआई, इंश्योरिंग स्मूदर ट्रांजेक्शन प्रोसेस विदाउट इमीडिएट डेबिट, जिससे कि आपके अकाउंट से मेरे दोस्त पैसा तुरंत डेबिट नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। पॉलिसी होल्डर कैन ऑथोराइज इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को ऑथोराइज करेंगे कि भाई एक काम कर दो, आप ब्लॉक कर दो स्पेसिफिक amount in bank account before acceptance of insurance proposal. This means that the fund remain available in the account but cannot be utilized for other purpose until insurer makes a decision on the application. If proposal is approved, insurer will request the bank to debit the blocked amount. If rejected, the fund will be unblocked and returned to the policyholder without any deduction. Nice, 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 nice. क्लियर है? आईपीओ का मतलब होता है जब कभी भी कोई कंपनी खुद को लिस्ट कराना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, तो वो आईपीओ लेकर आती है, पब्लिक को ऑफर करती है। अनलिस्टेड कंपनी तो पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है, आप हम उनके स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल जियो के स्टॉक आप और हम नहीं खरीद सकते, बट हाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के खरीद सकते हैं, क्योंकि RIL क्या है, एक मेरे दोस्त लिस्टेड कंपनी है। रिलायंस जियो क्या है, एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो पब्लिक को ऑफर कर पाती है, आप और हम उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। दोस्त बात समझ में आ रही है? विनय मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो। मैंने 9 फरवरी कब बोला भाई, मैंने फरवरी बोला सिर्फ। ओके मार्च 2024 तक क्या हुआ था, जो अनक्लेम्ड अमाउंट था इंश्योरेंस कंपनी के पास वो 20,062 करोड़ था, कि आपने अप्लाई किया मेरे भाई और फिर क्या हुआ कि आपका रिजेक्शन हो गया, वो पैसा 20,062 करोड़ रुपए। सोचिए ना, प्रीवियसली इशूइंग पॉलिसी कुड टेक अप टू मंथ ड्यू, मतलब ये कहते हैं कि पहले 1 महीने तक का समय लग जाता था पेमेंट को वापस करने में। ओके अब नाउ विद द रेगुलेटर इंपोजिंग 14 डे टाइमलाइन, अब 14 दिन का टाइमलाइन होगा भाई, 14 दिन का टाइमलाइन। ये और एक करेक्शन, मतलब ये और एक नया अपडेट है, ठीक है। इन्होंने पहले कह रहे थे कि भाई पहले समय लगता था, प्रीवियसली इशूइंग अ पॉलिसी को टेक अप टू मंथ, 1 महीना लग जाता था पॉलिसी में, ड्यू टू डिले फ्रॉम इंश्योरर फ्रंट लीविंग द फंड इन द लिम, मतलब ये कह रहे हैं कि जिससे कि फंड अधर में लटका रहता था। अब ये कह रहे हैं कि रेगुलेटर को बोल रहे हैं कि 14 दिन का टाइमलाइन है आपको पॉलिसी इशू करने का। नाइस नाइस नाइस, क्या गजब की न्यूज है यार, क्या बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे। और पढ़ना है इसके बारे में, और मैं भी पढ़ूंगा, और मुझे 2-4-5 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। सर वापस आ गए सेंटर से? हाँ बेटा सर मैं सेंटर से क्लास अटेंड कर रही हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। ओके अब ये कहते हैं कि कस्टमर का क्या फायदा, कस्टमर को ये फायदा होगा कि पहली चीज तो उसका पैसा सामने पार्टी के पास नहीं जा रहा है, उसी के पास ब्लॉक हो रहा है, उसी के अकाउंट में ब्लॉक हो रहा है, इवन उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। NSDL और CDSL ने कि UI लॉन्च किया, UI के यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप लॉन्च किया। नाइस इनिशिएटिव, नाइस इनिशिएटिव मेरे भाई। अब देखो क्या फायदा है इसका वो समझते हैं। NSDL और CDSL है क्या? NSDL और CDSL 2 डिपॉजिटरीज है। ओके अब ये जो डिपॉजिटरीज है ये सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती हैं, जो स्टॉक्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी में हमने स्टॉक्स का नाम ले लिया है, यहां पर इनको सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज भी हम लोग बोलते हैं।
जो एनएसडीएल का जो मेन मार्केट है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि जो सीडीएसएल का जो मेन मार्केट है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहां पर समझने की बात है कि जो एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, और जो सीडीएसएल, इन्होंने साथ में हाथ मिलाया, ठीक है, सेबी के, और इन्होंने एक यूनिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड माई एससी बाय सीडीएसएल एंड स्पीड ई बाय एनएसडीएल। अभी तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपना चेक करना है तो आपको कंसोलिडेटेड व्यू चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, मत जाओ। अब आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आपको सब एक प्रॉपर व्यू मिलेगा अपने सारे इन्वेस्टमेंट का एक जगह पे, और उसका नाम है यूनिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन। ओके, इन्होंने कहा है कि जो सीडीएसएल का माई एससी है और जो स्पीड ई है एनएसडीएल का, इन दोनों को हम लोगों ने क्लब कर दिया और इसको इंटीग्रेट करके यहां पर एक यूनिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन इन्होंने बना दिया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टर को एक ऐसा व्यू प्रोवाइड करता है जिसमें उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, शेयर होल्डिंग दिखेगी, और उसको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखेंगे मेरे भाई। नाइस 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 मेरे दोस्त, क्या शानदार न्यूज है। दोनों बैक टू बैक, तीनों ही, पीएम किसान योजना वाली भी, ये भी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेरा नंबर नोट कर लो मेरे भाई। किसी भी तरीके का अगर आपको काउंसलिंग की नीड है फॉर मेंस, ओके, एसबीआई क्लर्क मेंस, ठीक है, आपको किसी भी तरीके की नीड है वॉरियर प्रो के रिगार्डिंग, किसी भी तरीके की नीड है बैंक महापैक के रिगार्डिंग, टेस्ट ग्रुप के रिगार्डिंग, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इवन आप कॉल भी कर सकते हो, ओके, 8126580408। नेक्स्ट मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। इसका की बेनिफिट क्या है इसका, कि इसमें एक जो डीमैट सिक्योरिटीज है एनएसडीएल और सीडीएसएल अकाउंट, वहां पर उसका एक कंसोलिडेटेड व्यू मिल पाएगा। अब ये होगा कि इन्वेस्टर को मेरे दोस्त परेशान नहीं होना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी होल्डिंग्स को मॉनिटर करने के लिए, कहां कहां उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको मॉनिटर करने के लिए। क्लियर है गाइस? डन डन, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में मूडी ने कहा है कि 2025 में जो ये ग्रोथ रेट है 6.4% रहेगी। चलिए बढ़िया बात है मेरे दोस्त। तो मूडी एनालिटिक्स ने एक रिपोर्ट दी है, इसका नाम है एशिया पैसिफिक आउटलुक चाओस अहेड, ओके, चाओस अहेड, अहेड, ठीक है, नॉट चाओस, केओस, ठीक है, केओस अहेड। इंडियाज ग्रोथ विल स्लो 2025 में कह रहे हैं 6.4% रहेगी। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई 2024 में तो 6.6% रहेगी और 2025 में ये 6.6 से 6.4 हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि 24 में भारत की ग्रोथ रेट जो रहने वाली है ना, उसके कंपैरिजन 25 में आपको नंबर्स जो है वो मेरे दोस्त बढ़ते हुए दिखेंगे। 24 के लिए इनका प्रोजेक्शन है 6.6% का। मैं उल्टा बोल गया हूं, होए क्या कर रहा है आशीष, उल्लू हो रहा है, ठीक है। 24 में इन्होंने ज्यादा बोला है और 25 में इन्होंने प्रोजेक्शन कम किया है। 24 के लिए 6.6% है, 25 के लिए 6.4% है। सॉरी भाई, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 न्यूज है, कंपनी रिलेटेड है। इसमें एक समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का, और ये जो समझौता हुआ है DIAT के साथ समझौता हुआ है, ओके। HAL पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था। इसका पर्पस क्या है? एरोस्पेस रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में काम करना। ये कहते हैं कि एरोस्पेस रिसर्च इनोवेशन के क्षेत्र को और आगे ले जाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने DIAT के साथ कोलैबोरेशन किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की भी जो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HAL मैनेजमेंट एकेडमी, ओके, इसका समझौता रहा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये कहते हैं कि है क्या, आज के समय में इंडस्ट्री को टैलेंट की नीड है मेरे दोस्त, भाई टैलेंटेड लोगों की नीड है, बट टैलेंट को तैयार कौन करेगा? कोई तो संस्था, कोई तो इंस्टीट्यूट तैयार करेगा। तो इसी खाई को पाटने के लिए इस तरीके का कोलैबोरेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। HAL मैनेजमेंट एकेडमी और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच में समझौता हुआ है। ये जो DIAT है, पुणे बेस्ड एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, DRDO का एक इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्त, ओके, जिसका काम ही क्या होता है? रिसर्च के क्षेत्र में काम करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके क्षेत्र में काम करना। स्पेशली ये कह रहा है कि एरोस्पेस सेक्टर के क्षेत्र में मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने 24 फरवरी 9 फरवरी किसने बोला भाई? मैंने कब बोला 9 फरवरी? आगे, अब भारत फोर्ज की पार्टनरशिप हुई है यूएस की AM जर्नल के साथ आर्टिलरी कैनॉन सप्लाई करने के लिए। सोच रहे तोप सप्लाई की जा रही है। भारत फोर्ज इकाई ने तोपों की आपूर्ति के लिए अमेरिका के साथ एक कोलैबोरेशन किया। सोचो हम सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी बात है दोस्त। भारत फोर्ज की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, ओके, KSSL, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड। इसने अभी समझौता किया है यहां पर
AM जनरल यूएसए के साथ, किस चीज के लिए? जो एडवांस आर्टिलरी कैनॉन है मेरे दोस्त, मेड इन इंडिया, उसको सप्लाई करने के लिए। असल में अभी अबू धाबी में जो आईडेक्स 2025 रहा उस दौरान ये एक एग्रीमेंट किया गया था। फर्स्ट एवर सप्लाई कैनॉन्स की फ्रॉम इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर टू यूएस। नाइस न्यूज। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई टूल बनाया है जो कि वीडियो गेम सीन को क्रिएट कर सकता है। मेरे लिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है भाई, इसका नाम है म्यूज। ओके, म्यूज, ठीक है, अपने तरीके का पहला मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है जो कि वीडियो गेम सीन है उनको क्रिएट कर सकता है। बस आप इसका नाम याद रखो, म्यूज मेरे भाई। ओके, MUSE, म्यूज। नेक्स्ट, इंडिया एक, देखो इस न्यूज को जब मैं पढ़ रहा था ना तो बड़ी मतलब रोंगटे खड़ी करने वाला एक लाइन आएगी, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाएगी। पहले तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन बायोलॉजिस्ट है, एक जीव विज्ञानी है, इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। इनका नाम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नई बात नहीं है। पूर्णिमा देवी वर्मन टाइम मैगजीन की 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शुमार की गई है, वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में। तो इंडियन बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ओके फाइन, टाइम मैगजीन की ये वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल की गई हैं। फाइन, पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम से है, ओनली इंडियन वीमेन है टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में। इकलौती महिलाएं भारत से इस लिस्ट में शुमार होने वाली। लिस्ट ऑफ 13 वीमेन ऑल्सो इंक्लूड एक्टर निकोले एंड गिसेले पैलिकॉट, ये दो नाम याद रखना, ठीक है। अभिनेत्री निकोल किडमैन एंड फ्रांस की गिसेल पैलिकॉट भी इसमें शामिल है। एक मिनट के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ोगे? रोंगटे खड़े करने वाला। जिन्हें उनके पति ने नशीला पदार्थ दिया था, 70 से अधिक पुरुषों ने उनके साथ बलात्कार किया था, जो यौन हिंसा के खिलाफ अभियान में एक वैश्विक आइकन बन गई। रूह कांप जाए में भाई, रूह। और उसके बाद भी जिंदगी को मेरे दोस्त एक दिशा देना इन्होंने सोचा और इनको भी यहां पर सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम याद रखना और ये दो नाम और आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन और उनकी टीम जो है, मतलब ये जो हरगीला एक आर्मी इन्होंने बना रखी है जिसका काम होता है, जिसमें 20,000 वीमेन है जो वर्ड स्पीसीज होती है उनको रेस्क्यू करते हैं, दैट वर नियरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो विलुप्त होने की कगार पर है, बिल्कुल लगभग विलुप्त होने के कगार पर बैठे हुए, उनके ये कंजर्वेशन का काम करते हैं, ठीक है भाई। एक चीज होती है, एक अनाउंसमेंट होता है अवार्ड और एक फिर दिया जाता है। अब आपका अनाउंसमेंट हुआ मेरे दोस्त और फिर एक दिन अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड जब दिया गया तब की बात हो रही है मेरे दोस्त, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट देकर आया हूं, ऑल द बेस्ट। अभी मेंस को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। NFDC की एक मलयालम फिल्म है, इसका नाम है अचपत्स। मैं इसको पढ़ने में बड़ा मेरे को दिक्कत हो रही थी मेरे दोस्त। अचपप्पा, अचपप्पा याद रखे, याद रहेगा, ठीक है। अचपप्पा एल्बम, मतलब ये मलयालम फिल्म अचपप्पाज एल्बम, इसको अभी बर्लिनाले यूरोपियन फिल्म मार्केट 2025 है उसमें स्क्रीन किया गया था, उसमें दिखाया गया था, ठीक है। अचपप्पा, अचपप्पा याद रख लेना, उससे याद रहेगा अचपप्पा, अचपप्पा, ठीक है। तो इंडियन सिनेमैटिक कैप में एक और मेरे दोस्त फायदा ऐड हो गया, मतलब भारत के सिनेमाई उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है, ठीक है। एक टाइटल है, इस टाइटल को पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है मलयालम भाषा लिखी हुई है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो, जैसे मुझे हो रहा था। अचपप्पाज, आप ऐसे याद रखना, अचपप्पाज, अचपप्पाज, ओके, अचपप्पाज। इंग्लिश में नाम पढ़ेंगे तो इट इज ग्रैम्पाज, ओके, ग्रैम्पाज, वो एस लगा हुआ है ना, तो अचपप्पा, अचपप्पाज और ग्रैम्पाज इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये, मलयालम में पढ़ोगे। और अभी इसको यूरोपियन फिल्म जो मार्केट है, ओके, ड्यूरिंग दी बर्निलाले 2025 जो जर्मनी में रहा, उस दौरान स्पेशल मार्केट स्क्रीनिंग की गई थी मेरे भाई, इसको स्पेशली दिखाया गया था, ओके। आचू के पापा नहीं, अचपप्पा याद हो जाएगा, अचपप्पा। रोहित 4th इंडियन बैटर है जिन्होंने 11,000 ODI रन पूरे कर लिए हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। आप अगर देखेंगे तो सबसे तेज 11,000 जो ODI रन पूरे करे विराट कोहली ने किए हैं। विराट कोहली को मात्र 222 पारियां लगी थी इस रिकॉर्ड को पूरा करने में, जबकि रोहित को यहां पर 261 पारियां लगी, फिर भी सेकंड
फास्टेस्ट हो गए। तेंदुलकर साहब को 276 पारी लगी, रिकी पॉन्टिंग को 286 एंड सौरव गांगुली को 288। मतलब सोचिए ना, टॉप 5 में अगर हम लोग देखें 11,000 सबसे तेज रन करने वाले 1 2 3 4 5 में 4 है मेरे भाई। ओके, और ओवरऑल रोहित देखें तो 10वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब ये 11,000 का कीर्तिमान हासिल किया, और 4th इंडियन प्लेयर आफ्टर विराट कोहली, सचिन एंड सौरव गांगुली जो इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। रोहित को 261 इनिंग्स लगी है मेरे भाई इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। ओके डन। ये माइलस्टोन उन्होंने सेकंड जो फास्टेस्ट वाला जो प्लेयर वाला रिकॉर्ड है ये इन्होंने बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट में, जो अभी चैंपियन ट्रॉफी में मैच चल रहा है ना मेरे भाई, उस दौरान रहा था। डन। नेक्स्ट दोस्त, फियरलेस अ मेमोयर मोहिंदर अमरनाथ, ठीक है, इनकी एक मेमोयर, ये जो होती है ना मेरे दोस्त किताबें जिस व्यक्ति विशेष पर लिखी जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये किसके साथ मिलकर लिखी गई? राजेंद्र अमरनाथ। ओके, मोहिंदर अमरनाथ विद राजेंद्र अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ विद राजेंद्र अमरनाथ। फियरलेस नाम याद रखना, बुक एंड ऑथर से यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फियरलेस मेरे दोस्त, फियरलेस। क्लियर है गाइज? अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे दोस्त आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, पता तो चले इस जनरेशन के फेवरेट, इंडिया के, एक इंडिया का और एक इंडिया के बाहर जो अभी एक्टिव प्लेयर्स है। एक्टिव प्लेयर्स की बात करो, इंक्लूडिंग धोनी भी ले लो तुम लोग, वो आईपीएल तो खेल ही रहे, ठीक है। एक्टिव प्लेयर्स में चलो पुराने भी ले लो, ठीक है। आपको बेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन लगता है? और मेरे दोस्त इंडिया का और एक बाहर का, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा, देखते कमेंट सेक्शन में। सर समझ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, समझ में तो आएगा। हिटमैन शर्मा जो भी हो, ठीक है। आगे, मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता तेलंगाना में होने वाली है। ओके, तेलंगाना मेरे दोस्त होस्ट करेगा, लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। बहन जी बुला रही हैं आपको, कह रही हैं तेलंगाना जरूर आना। ओके, 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल ये तेलंगाना में होगा, 7 मई से 31 मई तक रहेगा। ओके, 7 मई से 31 मई। तो तेलंगाना विल होस्ट 72nd मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, और ये जूलिया जो मॉर्ले हैं जो कि मिस वर्ल्ड लिमिटेड की चेयरपर्सन सीईओ हैं, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट रहा था। आप जरूर याद रखना मेरे भाई, पहली चीज तो वेन्यू तेलंगाना है। ओके, और तेलंगाना के अलावा मेरे दोस्त आपको यह याद रखना है कि इसका जो एडिशन है वो 72nd है। ओके डन डन। चलिए, ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। अब कुछ एसबीआई क्लर्क के लिए जो मेंस के लिए जा रहे हैं, जो 2025 मेंस को टारगेट करें, उनको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए एटलीस्ट जीए के कॉन्टेक्स्ट में, एक है वॉरियर प्रो बैच और दूसरा है टेस्ट ग्रो। वॉरियर प्रो बैच के फायदे क्या है और वॉरियर प्रो बैच कैसे आपको हेल्प करने जा रहा है? इसमें मेंस स्पेशल बैच आपका शुरू होने वाला मार्च से। ओके, अभी से आप क्या कर सकते हो, अभी से इसमें मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस है जनवरी तक की, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करने मेरे भाई, और 6 महीने का मतलब पेपर तो आपका अप्रैल में लगा हुआ, उस हिसाब से आप 6 महीने अपने कंप्लीट करके चलो। और मेंस स्पेशल जब बैच आएगा तब हम लोग मेरे भाई बढ़िया बड़े स्तर से, बड़े स्तर से मेरे दोस्त यहां पर तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो सारथी बैच है इसमें आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस हो रही है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस को कर सकते हैं। जब कल को रिजल्ट आएगा तब मैं नहीं बोलूंगा मेरे भाई की फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस करो, क्योंकि इतना 10 दिन में क्या कर लोगे। अभी आज आप पेपर देके आए हो, 22 तारीख हो चुकी है, आपका पेपर अगर मेरे दोस्त 15 अप्रैल को लग रहा है, तो मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो मेरे दोस्त 60 दिन में से 7 दिन हटा दो तो आपके पास 52, 53, 54 दिन बचते हैं। आप सारथी से फाइनेंशियल अवेयरनेस करो मेरे दोस्त, सारथी 2025 से। इसके 2 पार्ट, एक अल्फा और एक बीटा। अभी अल्फा चल रहा है, अल्फा 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर बीटा शुरू होगा। बीटा में गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे। तो आप सारथी सिंपल रखो, आप सारथी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फॉलो करो, मंथली करंट अफेयर्स यहां से करो। इसकी प्रैक्टिस जनवरी के एमसीक्यूज आप यहां से लगा सकते हो, एमसीक्यूज भी आपको करा रहा हूं मैं साथ की साथ मेरे दोस्त। ये बैच आपको 1562 का मिलता है, ये आपको पड़ रहा है 1420 का। 12 महीने वैलिडिटी रहती है, आपको मिल रही है 24 महीने वैलिडिटी। आप कोड यूज कर सकते हो, Y168 लगा सकते हो। एक चीज और समझना, आप अगर आपने आज पेपर दिया, पहली शिफ्ट का पेपर दिया है, तो इंतजार मत करना कि रेस्ट करूंगा मैं, थोड़ा आराम करूंगा, आज मैं थक गया हूं। नहीं, आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। और उल्टा चलो, आप जनवरी के करंट अफेयर्स पहले कंप्लीट करो, जनवरी दिसंबर इस तरीके से चलो, जनवरी दिसंबर नवंबर मेरे भाई इस तरीके से। फरवरी तो महीने में हम लोग चल रहे हैं, आप रन टाइम में चल लोगे मेरे भाई, फरवरी में कोई दिक्कत नहीं है कि आप बिल्कुल पैरेलल लेके चलो, ठीक है। थोड़ा बैकलॉग होगा कर लेंगे, लेकिन अभी क्या करो, जनवरी दिसंबर नवंबर, एटलीस्ट ये तो हो कि नवंबर दिसंबर जनवरी हम लोग पहली प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लें। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद फरवरी मार्च को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई, वो तो अपना पैरेलल चलेगा। और थोड़ा 1 महीना और पीछे जाएंगे तो एटलीस्ट अगर सितंबर करोगे तो बहुत बढ़िया, एटलीस्ट फिर भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये तो महीने मैंडेटरी है। आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना जिस महीने में एग्जाम है वो, यहां तक तो आपको मेरे दोस्त एटलीस्ट करके चलना ही है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो।
और यहां पर मैंने ये सारे महीने कवर करा रखे हैं टिल जनवरी तक का। जनवरी हमारा रनिंग में चल रहा है, आज और कल मिला के जनवरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं जो मंथली क्लासेस हैं, जो पूरे महीने में हम 31-30 क्लासेस यूट्यूब पे करते हैं, वही क्लासेस आपको 6-7-8 क्लासेस में, मैक्स टू मैक्स 10 क्लासेस में, जनवरी की 10 क्लासेस, दिसंबर की भी 8-10 क्लासेस, उसमें पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप जाकर इनको कंप्लीट करना शुरू कर दो मेरे भाई अभी से। जब मार्च में हम लोग पहुंचे ना, तो एटलीस्ट कुछ तो कंप्लीट हो चुका हो आपका। और इस बात का जरूर याद रखना, जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि मार्च महीने में होली का त्योहार भी है और 2-3 दिन त्योहार में चले ही जाते हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, और डेली तो हम लोग यूट्यूब पे करंट अफेयर्स क्लासेस सुबह 7 बजे ले ही रहे हैं। उसके अलावा भी 12 बजे भी प्लानिंग है। अभी मैं आपको वॉरियर प्रो का बता रहा हूं जो रनिंग में चल रहा है मेरे दोस्त। इसमें आपका मेंस स्पेशल बैच भी मैं आपको अलग से शो करूंगा, जल्दी दिखाऊंगा कि किस डेट से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी। बट हाँ, मार्च ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस ये शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेंस का बैच ही हमारा 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ये सब आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। अगर आप बैंक महापैक लेंगे, आज आपको डबल वैलिडिटी नहीं ट्रिपल वैलिडिटी मिलती है। इसमें आपको 12 महीने का बैंक महापैक है, 18 महीने का है, 24 महीने का, 27 महीने का होगा मेरे दोस्त बैंक महापैक। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 18 महीने का आपको 2999 का मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा Y168, आप कोड लगा लेना, कॉइन लगा लेना, ठीक है। और उससे सस्ता मिल जाएगा अगर आप 12 महीने के साथ जाते हो। तो अगर बैंक इंश्योरेंस की तैयारी करो तो बैंक महापैक आप ले सकते हो। लेकिन आपके पास जीए के लिए तो ये वॉरियर प्रो बैच होना चाहिए एनी हाउ। आपको इसी से शुरुआत करनी है मेरे दोस्त। फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस है। अब बच्चे कहते हैं सर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के। मैंने कहा मेरे भाई अगर 2 शिफ्ट में हो गए और दोनों शिफ्ट में मिलाकर अगर 10 क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे बताओ। आपका तो किसी एक शिफ्ट में पेपर होगा, तो आपको तो कवर करने पड़ेंगे ना फाइनेंशियल अवेयरनेस। बात समझ रहे हो? क्या पता इस बार 4 शिफ्ट में पेपर हो जाए, 2 दिन में लाके मेरे भाई इतनी ज्यादा संख्या है उस हिसाब से। तो फिर क्या करोगे? अगर 5-5 क्वेश्चन आ गए, 10-10 क्वेश्चन आ गए, तो ओवरऑल देखो ना कि पेपर में कितना आ रहा है। आपको एक बार फाइनेंशियल अवेयरनेस अपना पूरा कंप्लीट करना चाहिए, मंथली करंट अफेयर लेके चलना चाहिए, मेरा सजेशन है। बाकी इसके अलावा और आपको क्या करना है, ये टेस्ट गुरु जो वॉरियर प्रो था वो तो बैंक महापैक का पार्ट है। टेस्ट गुरु किसी महापैक का पार्ट नहीं है। टेस्ट गुरु किसी वॉरियर प्रो बैच का पार्ट नहीं है। टेस्ट गुरु मेरे दोस्त प्राइम टेस्ट पैक का पार्ट नहीं, किसी भी टेस्ट पैक का पार्ट नहीं है। ये इंडिविजुअल एक टेस्ट सीरीज है, ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस, ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस। अब आप एसबीआई क्लर्क का मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो 15 टेस्ट मिल रहे हैं। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो 15 टेस्ट में हो गए 750 क्वेश्चन मेरे दोस्त। एक टेस्ट में यहां पर मेरे दोस्त 60 क्वेश्चन है, तो 15 टेस्ट में हो गए 900 क्वेश्चन। अब ये 900 और 750 को जब आप जोड़ोगे तो ये बनेंगे 1650। जो क्वेश्चन यहां पर होंगे वो क्वेश्चन यहां नहीं होंगे, जो क्वेश्चन यहां होंगे वो यहां पर नहीं होंगे। मतलब जब मैंने एक ही टेस्ट सीरीज में एसबीआई के और एसबीआई क्लर्क के और एसबीआई पीओ के मेरे दोस्त दोनों के क्वेश्चन ऐड करें, तो इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं कि मैं दोनों में मेरे भाई एक ही क्वेश्चन को ऐड करूंगा। तो मैंने क्या किया है कि 6 महीने अगर मुझे कवर करने हैं, तो मैंने यह 1650 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कराया है। इस सेट में आपको मेरे दोस्त हर महीने के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, और यहां के डिफरेंट होंगे, यहां के डिफरेंट होंगे, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए 15-15 टेस्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त यहां पर आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम के 15 टेस्ट हैं। एक टेस्ट में आपको यहां पर 20 क्वेश्चन मिलते हैं। एक टेस्ट में मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन मिलते हैं। आरबीआई डेडिकेटेड आरबीआई सर्कुलर होगा, आरबीआई प्रेस रिलीज होंगी, गवर्नमेंट स्कीम होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होंगी, सारी मेरे दोस्त वो सारे आपको यहां पर मिल रहे हैं। जो चीज जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपको कि हाँ मेरे को यार कोई आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए, या फिर मेरे को मेरे दोस्त गवर्नमेंट स्कीम मिल जाए, और जो स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स है वो आपको यहां देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रही है। डिफरेंट कोई नहीं सोचेगा मेरे भाई इतना जितना हम लोग यहां पर सोच रहे हैं, और हर एक टेस्ट में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक बार जाइए, चेक करिए, क्रॉस चेक करिए मेरे दोस्त, आपको मजा आएगा। और इसके प्राइस भी आपके 199 है। Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। इवन जो प्री के लिए भी जा रहा है तो ये देख सकते हैं, प्री के भी टेस्ट इसमें फुल लेंथ टेस्ट ऐड कर रखे हैं। ओके डन। 12 से 12:30 के बीच में ओमकार। ओके प्री में जो जाया आया है उसके क्वेश्चन ये रहे। एसबीआई क्लर्क प्री के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और एसबीआई पीओ प्री के इसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश। ये तो एडिशनल ऐड कर दिया था, बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमने ये लिया है तो हमारे को प्री के भी टेस्ट मिल जाए, तो उसके लिए था। तो मेरी तरफ से आपके पास एटलीस्ट वॉरियर प्रो बैच होना चाहिए। वॉरियर प्रो बैच में मेंस स्पेशल बैच मिलेगा मेरे भाई, और बाकी सारी चीजें तो आपको दिख रही है। ओके बाकी मैंने आप लोगों को नंबर भी बता दिया, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।